वेलकम फ्रेंड। युक्ति आईएएस के दैनिक जागरण न्यूज एनालिसिस सेगमेंट में मैं अमर अरविंद आप लोगों का तहे दिल से स्वागत करता हूं। आज हम 26 अगस्त राष्ट्रीय संस्करण दैनिक जागरण न्यूज का एनालिसिस करेंगे। उसमें पीटी प्लस मेंस प्लस इंटरव्यू ओरिएंट कौन सा टॉपिक आपके लिए महत्वपूर्ण है आज के दैनिक जागरण में, साथ भी और भी जो पीटी ओरिएंट बातें होती हैं उसको भी चर्चा करेंगे, उस पर विशेष नज़र डालेंगे। उससे पहले जो भी अभी चैनल पर नए जुड़ रहे हैं, नए व्यूअर हैं, नए स्टूडेंट हैं, सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ बेल आइकन को दबाएं ताकि सारे नोटिफिकेशन आप तक जल्द से जल्द पहुँचे। और जो हमारे पुराने मित्र हैं, पुराने स्टूडेंट हैं, पुराने व्यूअर हैं, वो चैनल को शेयर भी कीजिए ताकि और भी लोग जुड़ सकें। आप लोग का एक क्यूरी आया था, क्या वीडियो बहुत लंबा हो जाता है? तो इसके संदर्भ में मैं स्पष्ट रूप से आप लोगों को ये बता देना चाहता हूँ कि पीटी प्लस मेंस प्लस इंटरव्यू ओरिएंट तैयारी कराई जा रही है, तो इसमें विस्तृत चर्चा की जाएगी, विस्तृत चीज़ों को शामिल किया जाता है, इसलिए वीडियो लंबा हो जाता है। सब्र के साथ अगर इसे देखते हैं तो आप लोगों को लास्ट एग्ज़ाम जब आप लोग का जब आएगा, जब एग्ज़ाम का समय आएगा, किसी भी एग्ज़ाम को आप देते हैं, जैसे मेंस का एग्ज़ाम यूपीएससी दीजिएगा, पीसीएस दीजिएगा, किसी प्रकार का पीसीएस जैसे बीपीएससी, यूपी पीसीएस, एमपी पीसीएस, उत्तराखंड, राजस्थान, जेपीएससी, झारखंड लोक सेवा, छत्तीसगढ़ लोक सेवा, जितने भी हिंदी भाषी स्टेट के आप पीसीएस दीजिएगा तो आपके संदर्भ में आप उस संदर्भों में आपको बहुत बेनिफिट होगा। अभी लग रहा होगा कि समय टेकन ज़्यादा है, पर ये 40 से 45 मिनट जो आपका समय है आपके लिए संपूर्ण तैयारी कराया जा रहा है, उसके संदर्भ में बातों को ध्यान रख के कराया जाता है। तो आप लोग थोड़ा सा सब्र रख कर चीज़ों को देखिए, समझिए और उसको उत्तर शैली के रूप में शामिल कीजिए, क्योंकि इतना बेस्ट एनालिसिस आप लोगों के सामने लेकर आया हूँ मैं, जो इसे हर डायग्राम से पीटी प्लस मेंस प्लस इंटरव्यू को शामिल किया जाता है। तो एक कंप्लीट पैकेज है आप लोग के लिए। जब इसकी आदत हो जाएगी आप लोगों को कि नहीं इस सेगमेंट को देखना है इसके संदर्भ में, तो इसके बेनिफिट आपको खुद नज़र आएंगे जब एग्ज़ाम में आप बैठिएगा मेंस और प्लस इंटरव्यू में। और पीटी फैक्ट जो कराया जाता है वो अलग, तो वो चीज़ें अलग चीज़ें होती है उसके संदर्भ में। तो जब आप इस फॉर्मेट में जब आप जाइएगा, और सभी की तैयारी स्टूडेंट एस्पिरेंट की यही होती है कि इंटरव्यू और उनका फाइनल सिलेक्शन हो, तो ये जो मापदंड है तो आप लोगों को ये अपनाना पड़ेगा। इसके लिए आप लोगों को थोड़ा सा सब्र के साथ चीज़ों को देखिए तो बेहतर होगा। चलिए, ज़्यादा विशेष बात नहीं की जानी चाहिए संदर्भों में। आप लोग का व्यक्तिगत थोड़ा सा डिसीजन होता है, व्यक्तिगत आप लोग किस रूप से झुकाव आप लोग तब जाता है। जिन स्टूडेंट को लगता है कि नहीं केवल पीटी ही पास करना है, तो बहुत से फॉर्मेट आप लोगों को यूट्यूब पर मिल जाएंगे, तो आप उन फॉर्मेटों के साथ जा सकते हैं, बेझिझक जा सकते हैं। जिनको लगता है कि नहीं मुझे फाइनल रिजल्ट लेना है, फाइनल लिस्ट में आना है, तो उनके लिए ये फॉर्मेट है और उन स्टूडेंटों के लिए महत्वपूर्ण साबित होगा। ये दावा के साथ मैं बोल रहा हूँ, क्योंकि इसमें जिस रूप से व्याख्या किया जाता है, जिस रूप से आपको एनालिसिस किया जाता है, वो बेहतर फॉर्मेट के साथ किया जा रहा है। और रिसोर्स जो इसका होता है, इसका रिसोर्स पीआईबी होता है, द हिंदू का कटिंग होता है, उससे लिया जाता है नोट्स। और भी बेहतर जो गवर्नमेंट के साइट होते हैं उससे डाटा का कलेक्ट किया जाता है, तो रिसोर्स इसका बेहतर होता है। तो चलिए देखते हैं। तो उससे पहले जो भी बातें हैं पहले की जा चुकी हैं, इस संदर्भ में आज का जो न्यूज़ है उसके संदर्भ में पहले भी बातें की जा चुकी हैं। क्या दागी सांसदों के विधायकों के जांच में देरी के लिए सुप्रीम कोर्ट खफा है। इसके संदर्भ में सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई और ईडी को सख्त लहजे में बोला है कि मैं आपके मनोबल को गिराना नहीं चाहता। देखिए यहाँ पर बातें की गई है, इसके संदर्भ में न्यूज़ दिया हुआ है, साथ ही इंगित किया है, बहुत कुछ कहता है रिपोर्ट आपका कि आप किस रूप से किसी मुकदमे की जांच कर रहे हैं दागी नेताओं के संदर्भ में। तो इसके संदर्भ में बातें की गई, बहुत सी चीज़ों को यहाँ पर दिया गया है। तो इसके संदर्भ में आप लोगों को की पॉइंट निकाल लेना है। इससे संबंधित आपको विस्तृत दैनिक जागरण न्यूज एनालिसिस सेगमेंट में आप लोगों को कराया जा चुका है, दोनों चीज़ें कराई जा चुकी है। राजनीति का अपराधीकरण, आप वहाँ जाके वीडियो देखिए, फिर से उसी चीज़ों को यहाँ पर बताना उचित नहीं लगता है। तो आप लोग जाके उस वीडियो को ज़रूर देखिए, वहाँ से सारी चीज़ों को कवर हो जाएगा। आज के टॉपिक से संदर्भित सीबीआई की भूमिका, ईडी की भूमिका,
किस रूप से है, सभी पर चर्चा की जा चुकी है लास्ट वीडियो। इसलिए मैं बोला बार बार आप लोगों को, क्या वीडियो को आप लोग रेगुलर देखिए, तो जो आगे आने वाले घटनाएं हैं कल परसों और नेक्स्ट मंथ में, तो कोऑर्डिनेट कर पाइएगा चीज़ों को, नहीं कौन सा किस क्रम से कोई घटना आगे बढ़ती है और उसका फॉर्मेट कैसा होता है, आंसर राइटिंग कैसे लिखनी चाहिए। तो ये एक समग्र प्रक्रिया है पीसीएस या कमीशन कंप्लीट करने के लिए, यूपीएससी या पीसीएस किसी भी स्तर का, तो एक समग्र प्रक्रिया है, इसे आप लोगों को अपनाना होगा और इसी तक संदर्भ में आप लोग आगे बढ़िए। चलिए नेक्स्ट वीडियो देखते हैं। देखिए, रिश्तों को लेकर तालिबान में पुनः विचार का संभव है भारत को, जैसा मैंने पहले भी आपको बताया था। जैसे ही फर्स्ट वीडियो मैंने लेकर आया था इसके संदर्भ में 17 अगस्त को, तो उसी में मैंने आप लोग को बताया था क्या वेट एंड वॉच की स्थिति में इंडिया रहेगा। क्यों? क्योंकि बहुत सारे हित है अफगानिस्तान के साथ हमारे जुड़े हुए हैं। तो इसी संदर्भ में देखिए आज ये स्पष्ट हो गया, ये आधिकारिक बयान के रूप में भी इसे आप मानिए कि भारत की कूटनीति को लेकर नज़रिया बदलने लगा है। तो किस रूप से बदलने लगा है? तो भारत दीर्घकालिक हितों को देखते हुए तालिबान के साथ वार्ता की शुरुआत भी कर सकता है, लेकिन आपको इसमें वेट एंड वॉच की स्थिति नज़र आ रही है, ये कहना इस संदर्भ में है। तो आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर वित्त मंत्रालय ने तालिबान के हित में आप लोगों को कहा भी है, ये सब चीज़ें आगे बढ़ी है, जो मैं पहले भी आप लोगों को इसके संदर्भ में बताया था कि अफगानिस्तान के हित भारत के अलग हैं और देशों के संदर्भ में, क्योंकि हमें यूरोप तक जाने का एक रास्ता इंटरनेशनल जो कॉरिडोर बनाया जा रहा है भारत के द्वारा, तो उसके संदर्भ में बहुत से देशों के साथ हमें साझा, तो इसके लिए अफगानिस्तान के रास्ते से ही हमें सारे कार्य विकल्प करने रहते हैं। अगर अफगानिस्तान के साथ हमारे रिश्ते खराब होते हैं तो हमारा जो बहुदेशीय जो वन बेल्ट वन रोड चीन का विकल्प है उसका हम लोग उससे दूर हो जाएंगे। इसलिए भारत को संयम के साथ चीज़ों को आगे बढ़ने की ज़रूरत है और भारत उसी दिशा में आगे है और विभिन्न राष्ट्रों के साथ वो वार्ता कर रहा है। जैसे अमेरिका के साथ वार्ता लगातार हो रही है, रूस के साथ 45 मिनट का कल प्रधानमंत्री का वार्ता हुआ है, उसमें विशेष बात हुई है और बहुत सी चीज़ें आगे बढ़ रही है। धीरे धीरे आप लोग इस पर नज़र रखिएगा और लास्ट में जब सामान्य हो जाएगा स्थिति, उसके बाद इसका आकलन विस्तृत रूप से सारे पॉइंट को कर लिया जाएगा। तो इसलिए चिंता ना करें, चीज़ों को धीरे धीरे एब्जॉर्व कीजिए। यहाँ पर आप लोग के लिए एक महत्वपूर्ण न्यूज़ है, आप लोग को बहुत ज़रूरी ये जानना भी है और ये आप लोग को जब तक एग्ज़ाम दीजिएगा तो इसके लिए पीटी प्लस मेंस प्लस इंटरव्यू तीनों जगह आपको ये काम देगा। तो इसके लिए चलिए इस पॉइंट को देखते हैं क्या है। गन्ने के उचित लाभकारी मूल्य 5 रुपये बढ़ा दिया गया। पिछले वर्ष 31 रुपये के आसपास कराया गया था, तो इस वर्ष 5 वर्ष बढ़ाया गया है। तो देखिए गन्ने के लिए उचित लाभकारी मूल्य क्या होता है, चीज़ें यहाँ पर दी गई है। प्रति क्विंटल बात की गई है, 290 रुपये घोषित किया गया है। तो इस संदर्भ में 21-22 के लिए 10% की रिकवरी दर है। तो ये सब की पॉइंट जो पीटी ओरिएंट होगा आप लोग यहाँ से कवर कीजिएगा। चलिए इसके लिए की नोट्स क्या है उसे आप लोग को जानना जरूरी है, वो क्या है उसके संदर्भ में चलिए देखते हैं। तो उचित और पारिश्रमिक या लाभकारी मूल्य जो दोनों एक ही होता है, लाभकारी पारिश्रमिक मूल्य, फेयर एंड रीइन्वेस्टेड प्राइस जो FRP जो कहा जाता है। तो इसको क्या होता है, इसके बाद इसके संदर्भ में चीज़ें देख लेते हैं। क्या है लाभकारी मूल्य, क्या होता है उचित लाभकारी मूल्य, उसके संदर्भ में उचित और पारिश्रमिक मूल्य वह न्यूनतम मूल्य है, यहाँ पर रिपीट हो गया सॉरी, है जो वह मिलों द्वारा किसानों को गन्ने की पेराई के 14 दिनों के भीतर भुगतान करना रहता है। यह मूल्य ऐसा मूल्य होता है जो गन्ना किसान होते हैं, किसी चीनी मिल जो होता है उसके संदर्भ में उनके लिए एक मूल्य होता है जो पेराई के 14 दिन के भीतर जो उचित मूल्य होता है उन्हें मुहैया कराना होता है। इसका निर्धारण उत्पादन की वास्तविक लागत, चीनी की मांग आपूर्ति, घरेलू अंतर्राष्ट्रीय कीमतों, चीनी के प्राथमिक उप उत्पादों की कीमतों तथा संभावित प्रभावों को ध्यान में रखते हुए तय किया जाता है। तो ये कितना महत्वपूर्ण है आप समझ सकते हैं। कृषि लागत और मूल्य आयोग CACP इस संगठन का आप लोगों का जो आप
आज के बाद याद कर लीजिएगा, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। कृषि जब भी बात होगी, इस संगठन की चर्चा होगी, तो इसके संदर्भ में CACP कमीशन फॉर एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइस, इसका शॉर्ट फॉर्म नेम है CACP, तो द्वारा गन्ने की उचित और पारिश्रमिक मूल्य वृद्धि को मंजूरी दी जाती है। तो किसके द्वारा दी जाती है? तो CACP के द्वारा। अब इसी साथ कुछ टर्म आप लोग को याद रखना चाहिए, जो परीक्षा उपयोगी आप लोग को बार बार उपयोग में आएगा। ये न्यूनतम विक्रय मूल्य, मिनिमम सेलिंग प्राइस क्या होता है? तो आपको MSP, न्यूनतम विक्रय मूल्य, MSP वह दर है जिसके नीचे मिलें यानी चीनी मिल या जो भी मिल हैं, इसके संदर्भ में खुले बाजार में चीनी के थोक व्यापारी और थोक उपभोक्ता जैसे पेय और बिस्किट निर्माताओं को नहीं बेच सकती है। तो इसके संदर्भ में है चीनी आप जब भी है MSP जारी होगी, सेलिंग प्राइस यहाँ बात हो रही है, मिनिमम सेलिंग प्राइस। तो चीनी मिल जब गन्ना को खरीदेगी तो उससे नीचे के प्राइस में आपको उसका उत्पाद है ना, निर्यातकों को नहीं बेच सकेगी। इसके संदर्भ में बातें की जाती है MSP, मिनिमम सेलिंग प्राइस को। इसके बाद न्यूनतम समर्थन मूल्य होता है, इसको भी MSP ही बोला जाता है, पर इसका नाम होता है मिनिमम सपोर्ट प्राइस। और भारत में इसी का सबसे ज़्यादा चर्चा होता है, क्योंकि यह लगभग 22 वस्तुओं पर, खाद्य वस्तुओं पर MSP को जारी किया जाता है। तो इसलिए इसको विशेष महत्व के रूप में आप लोगों को देखना। और किसान विरोध जो हो रहा है, इसका एक कारण ये भी है, इसके संदर्भ में भी है। तो उसको आगे देखते हैं क्या है नहीं है। तो न्यूनतम समर्थन मूल्य के संदर्भ में वह मूल्य होता है जिस पर सरकार किसानों के द्वारा बेचे जाने वाले अनाज की पूरी मात्रा क्रय करने के लिए तैयार रहती है। जो भी अनाज बेचा जाएगा उससे क्रय करने के लिए सरकार एक मूल्य निर्धारित करती है, जो बोने से पहले एक निर्धारित कर दी जाती है, मान लीजिए 100 रुपया। तो इस मूल्य पर सरकार खरीदने को तैयार रहती है। अगर किसी किसान का अनाज कहीं नहीं बिकता है तो उसके अंतिम जो उत्पाद होगा उसको 100 रुपये में खरीदने के लिए सरकार तैयार रहती है। यही एक न्यूनतम समर्थन मूल्य होता है। जब बाजार में कृषि उत्पादों का मूल्य गिर रहा हो तो तब सरकार किसानों के न्यूनतम समर्थन मूल्य पर कृषि उत्पादों क्रय कर उनके हितों की रक्षा करती है। तो जब गिरता है किसी मूल्य का तो यह बहुत ही बेनिफिशियरी होता है किसानों के लिए, पर जब बढ़ता है, मान लीजिए बोने से पहले किसी गेहूं का, मान लीजिए गेहूं बोने से के समय सरकार ने 100 रुपये मूल्य का समर्थन मूल्य MSP जारी करती है। तो पर जब इसका उत्पादन हो जाता है, कुल उत्पादन होता है, तो मांग बढ़ जाती है 120 रुपये। 120 रुपये का गेहूं पर क्विंटल मान के चलिए बिकेगा, तो इसके लिए मांग होती है 120 रुपये। पर किसी वर्ष किसान के द्वारा खुले बाजार में किसी कारण नहीं बेची जा सकती है, तो फिर भी सरकार 100 रुपये के दर पर ही उस गेहूं को खरीदती है। इस प्रकार देखते हैं चालू जो बाजार होता है उसमें 20 रुपये की घाटा किसान को होती है। तो इसके संदर्भ में ये आपको चीज़ें देखने की ज़रूरत है कि MSP दो तरफे रूप से कार्य करती है। जब मांग बढ़ती है तो इसका जो दर है निर्धारित पहले से रहता है, तो किसानों को घाटा होता है, पर जब दर कम होता है तो किसानों को इसमें फ़ायदा होता है। इसके संदर्भ में चीज़ों को देखने की ज़रूरत है। नेक्स्ट चलिए देखते हैं, नेक्स्ट क्या है। सरकार न्यूनतम समर्थन मूल्य की घोषणा फसल के बोने से पहले करती है। तो पहले ही बताया जा चुका है, बोने से पहले कोई भी फसल जो 22 फसलों का उत्पादन के संबंध में MSP जारी होता है, तो उससे बोने से पहले ही MSP का रेट जारी कर दी जाती है। यह किसानों के उत्पादन लागत को कम से कम जो लागत होता है, मान लीजिए उत्पादन लागत 80 रुपया है, तो 80 रुपया का 1.5 गुना आपको, या 100 रुपया मान के चलिए, इसका 1.5 गुना अधिक MSP होगा। अगर किसी किसान को 100 रुपया किसी फसल को बोने में लगता है तो उसका MSP 150 रुपया होगा। ऐसा नहीं कि 100 से कम होगा ये, या 125 होगा, 1.5 गुना अधिक होगा। किसी भी हालत में 1.5 गुना अधिक होगा, ये नए डाटा के अनुसार। तो इसके संदर्भ में ये रंगनायजन समिति भी बैठी थी, उसके संदर्भ में आप लोग को चीज़ों को देखनी है। इसके संदर्भ में बहुत सी कमेटियां बनी है MSP के संदर्भ में, कमेंट बॉक्स में आप लोग बता सकते हैं, या टेलीग्राम का लिंक बना हुआ है दैनिक जागरण न्यूज एनालिसिस के संदर्भ में, वहां भी आप लोग कमेंट करके बता सकते हैं MSP पर संबंधित कितनी कमेटियां अभी तक बनी और कौन कौन है।
तो नेक्स्ट चलिए देखते हैं इसके बाद न्यूनतम समर्थन मूल्य की घोषणा सरकार कृषि लागत और मूल्य आयोग ही जो जिस आयोग की बात मैंने अभी ऊपर किया था, संस्तुति वर्ष में 2 बार करती है, रबी और खरीफ फसलों के मौसम में की जाती है। इसके जब रबी और खरीफ फसल जब बोई जाती है उससे पहले कर दी जाती है इस संगठन आयोग के द्वारा, तो वर्ष में 2 बार की जाती है। न्यूनतम समर्थन मूल्य के तहत फसलें कौन कौन सी 22 जो होता है अधिकृत फसलें शामिल किया जाता है एमएसपी में, और गन्ने के लिए उचित मूल्य लाभकारी मूल्य जो FRP जारी किया जाता है। तो इस प्रकार देखते हैं एमएसपी जारी किया जाता है 22 के लिए और FRP गन्ने के लिए। चलिए नेक्स्ट देखते हैं उत्पादन लागत तय कैसे किया जाता है। ये आप लोगों को बहुत ज़रूरी है जानना, क्योंकि एमएसपी की जब चर्चा होती है तो इसके संदर्भ में आप लोगों को जानना जरूरी हो जाता है। तो क्या है, लागत कैसे तय किया जाता है। CACP द्वारा राज्य और अखिल भारतीय दोनों स्तरों पर प्रत्येक फसल के लिए 3 प्रकार के उत्पादन लागतों को अनुमान लगाया जाता है। तो 3 प्रकार से लगाया जाता है, ये भी आप लोगों को पीटी फैक्ट पूछा जा सकता है। तो ये क्या विधि है, तो पहली विधि जो होती है उसे A2 विधि का नाम दिया जाता है। इसके तहत क्या कहा जाता है, इसके तहत बीज, उर्वरक, कीटनाशकों, श्रम, पट्टे पर ली गई भूमि, ईंधन, सिंचाई आदि को शामिल किया जाता है। किन्हें किन्हें, बीज, उर्वरक, कीटनाशक, श्रम, यानी जो कार्य किया जाता है उसे पट्टे पर ली गई भूमि, ईंधन, सिंचाई आदि को शामिल, जो प्रत्यक्ष रूप से व्यय होता है, जो प्रत्यक्ष रूप से व्यय होगा उसे A2 विधि में शामिल किया जा सकता है। तो A2 विधि किससे संबंधित है, ये भी आपको पीटी फैक्ट में पूछ सकता है, जिसमें कृषि उत्पादों में डायरेक्ट प्रत्यक्ष रूप से सामने आपको पे करते हैं, पैसे भुगतान करते हैं उसके संदर्भ में। A2+FL विधि, A2+FL विधि क्या है इस संदर्भ में आप देखिए। इसके तहत A2 के साथ साथ अवैतनिक पारिश्रमिक श्रम एक अधिरोपित मूल्य शामिल किया जाता है, अर्थात इसके स्तर ये मूल्य तो शामिल होगा ही, साथ ही अवैतनिक इसके मिसलेनियस रूप से भी कुछ खर्चा होता है, तो इस विधि में शामिल किया जाता है। नेक्स्ट है तीसरा विधि C2 विधि। C2 विधि क्या है, ये व्यापक लागत, ये एक अधिक व्यापक लागत है, क्योंकि इसमें ऊपर A2+C2 दोनों को शामिल कर लिया जाता है। इसके तहत C2 के तहत A2+FL दोनों को शामिल कर लिया जाता है, क्योंकि A2 में पहले से A2 का शामिल कर लिया जाता है। तो इसके संदर्भ में आप देख सकते हैं, जैसे आप लोग RBI के द्वारा बैंक में जो पूंजी होता है, भारत में जो पूंजीकरण होता है, जैसे M1, M2, M3, M4, उसी के संदर्भ में MSP में भी A2FL और C2 की चर्चा है। तो आप लोग इस संदर्भ से देखिएगा। तो इसमें क्या होता है, इसमें आपको किसानों के स्वामित्व वाले भूमि और संपत्ति में किराए ब्याज को भी शामिल कर लिया जाता है, अर्थात जो लागत लगा है, कुल रुपया लगा मान लीजिए 100 रुपया, मिसलिनियस 20 रुपया, और प्लस मान लीजिए स्वामित्व वाली भूमि और अचल जो संपत्तियां हैं, कोई किराए जो लिया जाता है, ब्याज सभी शामिल कर लिया जाए, तो 100 + 20 प्लस इधर 80 मान लिया जाए, तो कितना रुपया हो गया, 200 रुपया हो गया। तो कुल लागत कितना माना जाएगा, 200 रुपया। मान लीजिए गेहूं का उत्पादन के लिए 200 रुपया लागत लगा, तो MSP कितना आएगा, इसका 1.5 गुना, तो 1.5 गुना आपको जोड़ के MSP को तय कर लिया जाएगा। तो इस प्रकार आपको MSP तय होती है। नोट आप लोग याद रखना है, क्या यहाँ नोट आपको ध्यान रखने योग्य है। MSP की सिफारिश करते समय CACP द्वारा A2FL और C2 को दोनों लागतों पर विचार किया जाता है। दोनों को अलग अलग लागतों पर विचार किया जाता है, ऐसा नहीं कि दोनों को एक साथ दे दिया जाता है, सरकार उसे मान लेती है। दोनों को अलग अलग देता है, इसके संदर्भ में लागतें MSP को तय किया जाता है। नेक्स्ट है कृषि लागत और मूल्य आयोग। इसकी आपको मैंने बोला जब भी कृषि की चर्चा होगी तो आपको ये संगठन जरूर बार बार आएगा, तो इसको भी आप लोग को जान लेना है क्या है। कृषि लागत और मूल्य आयोग भारत सरकार कृषि किसान कल्याण मंत्रालय का एक संलग्न कार्यालय है। यह एक संलग्न कार्यालय कृषि एवं कल्याण मंत्रालय का, तो उससे संदर्भित अभी बताइए इसके मंत्री कौन है, कृषि एवं कल्याण मंत्रालय के अभी मंत्री कौन है आप लोग बताइए। नेक्स्ट है CACP की स्थापना जनवरी 1965 में की गई, तो 1965 में इसकी स्थापना की गई CACP की, तो इसके संदर्भ में आपको देखनी है।
आयोग का एक अध्यक्ष, सदस्य सचिव, एक सदस्य सरकारी और 2 गैर सरकारी शामिल होते हैं, जिसमें गैर सरकारी प्रतिनिधि के रूप में कौन होंगे? कृषक समुदाय के प्रतिनिधि होंगे, जो कोई कृषि संगठन के हो सकते हैं या किसी कृषि समूहों के द्वारा, कृषकों द्वारा निर्धारित कृषि समूह के। आमतौर पर कृषक समुदाय एक सक्रिय संबंध रखते हैं, तो इससे संबंधित लोग गैर सरकारी संगठन के रूप में कार्य करते हैं, तो आयोग के सदस्य बनाए जाते हैं। CACP प्रतिवर्ष मूल्य नीति रिपोर्ट के रूप में सरकार को अपनी सिफारिशें प्रस्तुत करता है और सरकार MSP को अपना आकलन करके MSP की रेट तय कर देती है। तो नेक्स्ट है, CACP द्वारा 5 समूहों अर्थात 5 समूहों जैसे खरीफ की फसलें, रबी फसलें, गन्ना, कच्चा जूट, कोपरा अर्थात सूखा नारियल जिसे कहा जाता है, कोपरा को के लिए अलग अलग रिपोर्ट प्रस्तुत करती है। तो आपको यहाँ पर प्रश्न पूछा जा सकता है, UPSC में यह पूछा भी गया है, CACP के द्वारा कितने वर्ग समूहों के लिए अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करता है? तो 5 फसलों के लिए किया जाता है। तो कौन कौन से हैं? खरीफ फसलों के लिए किया जाता है, रबी फसलों के लिए गन्ना, कच्चा जूट और कोपरा सूखा नारियल के लिए अपनी रिपोर्ट को प्रस्तुत करता है। और MSP आपको कितने में दिया जाता है? आपको रबी और फसलों के लिए 22 फसलों के लिए दिया जाता है। और जो FRI है, जो दिया जाता है, लाभकारी मूल्य दिया जाता है, वो गन्ना, कच्चा जूट के लिए दिया जाता है। तो इसके संदर्भ में चीज़ें देखनी है, तो आप लोग को देखना। मेंस मॉडल प्रश्न आपको क्या है? आपको टेलीग्राम चैनल पर ऐड होइए, दैनिक जागरण न्यूज एनालिसिस का बना हुआ टेलीग्राम लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सारे लिंक दिए हुए रहते हैं, वहाँ से ऐड होइए और अपने आंसर राइटिंग को सेंड कीजिए, आप लोग भेजा कीजिए, ताकि चेक करके आप लोगों को उसका रिव्यू बताया जा सके। मेंस MSP व्यवस्था कृषकों के लिए सहयोगी मात्र व्यवस्था है, न कि एक लाभकारी व्यवस्था। क्या आप इस कथन से सहमत हैं? तो आप अपने संबंध में राय बताइए, पॉजिटिव नेगेटिव जो आप समझते हैं, तो इसके संबंध में राय। एक लाभकारी संस्था ना होकर एक सहयोगी मात्र व्यवस्था है, तो इसके संदर्भ में बातें बताइए। साथ ही किसानों की आय को दुगना करने के सरकार द्वारा कौन से कदम उठाए जाने चाहिए, युक्त विवेचना कीजिए। जो सरकार कदम उठा रही है उसके साथ और भी क्या कार्य करने चाहिए सरकार को, जो किसानों की आय दुगना हो। PT फैक्ट मॉडल प्रश्न देखते हैं। न्यूनतम समर्थन मूल्य कुल कितने फसलों के लिए जारी किया जाता है? न्यूनतम समर्थन जो लाभकारी मूल्य है कितने फसलों के लिए जारी किया जाता है? और साथ ही में CACP कुल कितने समूहों के लिए अपनी रिपोर्ट जारी करता है? तो ये PT फैक्ट और भी PT प्रश्न यहाँ से बनाए जा सकते हैं, पर महत्वपूर्ण रूप से इनको देख लीजिएगा आप लोग। अब मॉडल आंसर है जो आप लोग सेंड कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट न्यूज़ देखते हैं। नेक्स्ट न्यूज़ के संदर्भ में आप लोग को एक सेकंड और थोड़ा सा, हाँ चलिए नेक्स्ट न्यूज़ देखते हैं क्या है। चलिए देखिए, इसी में 22 मिनट लग गया, क्योंकि बहुत सी चीज़ें आप लोगों को कवर करानी रहती है, तो थोड़ा सब्र के साथ चीज़ों को देखिए। एक आप लोगों को PT फैक्ट यहाँ सुजलाम जो आप लोगों को एक अभियान चलाया जा रहा है दिल्ली में स्वच्छता के संदर्भ में, आप लोग इस पर नज़र रखिएगा PT फैक्ट के रूप में। नेक्स्ट है आप लोगों को हिमालय के घाटियों में ग्लेशियर पिघलने बन गई 1475 झीलें। तो किस प्रकार से जलवायु परिवर्तन हमारे लिए कार्य कर रहा है, किस रूप से प्रभावी है, उसका नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ रहा है, इसके संदर्भ में आप चीज़ों को देखिए। किस नदी पर कितनी सारी चीज़ें यहाँ डाटा दी गई है, तो PT फैक्ट से आप लोग इस चीज़ को देखिए। अब मेंस में आप लोग जब जलवायु परिवर्तन टॉपिक कर रहे होंगे या उसका आंसर राइटिंग कर रहे होंगे, तो ग्लेशियर के संदर्भ में आप इस डाटा को भी यूज कर सकते हैं, तो इसको उस संदर्भ में आप लोग देख लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट आपको यहाँ से एक और भी न्यूज़ दिया है, आप इसे ज़रूर जानिए, क्योंकि इस पर बहुत से पहले आपको व्यक्ति अनुच्छेद आर्टिकल 19 के संदर्भ में चर्चा की जा चुकी है, और दैनिक जागरण न्यूज एनालिसिस पहले भी। तो इसके संदर्भ में जहां राजद्रोह और देशद्रोह की बात की गई थी, उस टॉपिक में आप लोगों को कवर कराया गया। यहाँ पर विशेष क्या है आपको ये समझने की जरूरी है कि क्यों युक्ति प्रतिबंध लगाने की जरूरत है और सशक्त जरूरत है। कि देखिए, कल्याण से श्रद्धांजलि देने के लिए AMU जो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी है, वहाँ पर कुलपति द्वारा कल्याण सिंह के श्रद्धांजलि के लिए जारी किया जाता है, जो प्रेस नोट होता है उनके द्वारा, यूनिवर्सिटी के द्वारा, उनके द्वारा।
तो दिया गया था। उसके विरोध में वहाँ के जो कुछ छात्र संगठन थे तो खेद व्यक्त किए, विरोध प्रदर्शन किए और बोले कि यह उचित नहीं है किसी व्यक्ति का श्रद्धांजलि अर्पित करना। तो स्पष्ट रूप से पहले ये तो आप लोग बात जान लीजिए, बहुत सी न्यूज़ दिया गया, उससे देख लीजिएगा। कल्याण सिंह मुख्यमंत्री रह चुके हैं यूपी के और राज्यपाल रह चुके हैं, तो इसके एक संवैधानिक पद पर व्यक्ति है। तो संवैधानिक पद पर बैठे व्यक्ति के लिए श्रद्धांजलि अर्पित करना किसी भी संगठन के लिए युक्त है, वो कर सकता है, उसका अधिकार क्षेत्र होता है कि वो जारी कर सकता है। क्योंकि कल्याण सिंह के संदर्भ में ये बोला जाता है कि वो जो बाबरी मस्जिद वाली घटना हुई थी उसके संदर्भ में इनका नाम जोड़ के देखा जाता है, जबकि उसमें सुप्रीम कोर्ट ने इन्हें बरी भी कर दिया उस मामले में। तो उसके संदर्भ में हत्यारा नाम करके आपको ये एमयू का घटना हुआ जिसमें छात्र संगठनों ने हत्यारा बोला बाबरी मस्जिद का, तो इसके संदर्भ में बातें की गई। यहाँ बात आप लोग ये समझने की बात है, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता कितनी लिमिट होनी चाहिए। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता आर्टिकल 19(1) है जो या वे ए है, उसकी सीमा क्या होनी चाहिए, सीमा असीमित होनी चाहिए या उसकी सीमित होनी चाहिए। कोई भी व्यक्ति का विरोध हो सकता है, पर किसी व्यक्ति विशेष के कार्यों का विरोध आप इस हद तक चले जाइए कि उसे किसी जहां वो एक संवैधानिक पद पर बैठा हो, साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने उसके लिए उस केस से उसे बरी कर दिया है, फिर भी आप उसका विरोध इसलिए कर रहे हैं कि उसका नाम जुड़ा हुआ था उस संदर्भ में, और आप किसी एक विशेष पंथ को, विशेष मत को मानते हैं और किसी विशेष संवैधानिक पद पर बैठे व्यक्ति का अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के तहत इस घोर अपमान को आप करते हैं। और किसी संवैधानिक पद पर एमयू का कुलपति भी एक पद होता है, उसको आप धमकी तक देते हैं, तो ये कहाँ तक उचित है, इसके संदर्भ में आप लोग को देखना है। जब राजद्रोह देशद्रोह का टॉपिक पढ़ाया गया था, आपको दैनिक जागरण में एनालिसिस किया गया था, तो वहाँ पर आपको आर्टिकल 19 की चर्चा विस्तृत रूप से की गई थी। पर यहाँ पर कुछ की पॉइंट हो आप लोगों को यहाँ पर देखना है। क्या है, कुछ प्रश्न इस मुद्दे पर उठाए जा सकते हैं, जैसा कि अभिव्यक्ति की आज़ादी किसी व्यक्ति या व्यक्ति समूह को अपने शब्दों की व्याख्या को असीमित करना कहाँ तक उचित प्रतीत होता है। किसी का विरोध किस रूप से हो कि देश के टुकड़े होंगे, इस प्रकार का होगा, आतंकवादियों का समर्थन करना, जुलूस निकालना, उसके संदर्भ में किसी का विरोध प्रदर्शन कर देना, किसी के संदर्भ में हेट स्पीच दे देना, यह कहाँ तक इसकी व्याख्या सीमित कर देता है, उचित प्रतीत होता है व्यक्ति की आज़ादी, इसके संदर्भ में सोचने की बात है। दूसरा, अभिव्यक्ति की आज़ादी किसी भी प्रकार का प्रतिबंध कहाँ तक उचित, अगर प्रतिबंध लगाया जाए उसका प्रतिबंध कहाँ तक उचित है। आर्टिकल 19(1) पर प्रतिबंध लगा दिया जाता तो उसका उचित है या अनुचित, इसके संदर्भ में आप लोगों को स्वयं सोचने की जरूरत है। इससे संबंधित प्रश्न पूछे जा सकते हैं। क्या व्यक्ति की आज़ादी नाम पर राष्ट्रद्रोह या राजद्रोह का विचारों का प्रश्न मिलता है, तो इसकी चर्चा आप लोगों को पहले भी की जा चुकी है, आप लोग वहाँ से की पॉइंट निकाल लीजिए। क्या अभिव्यक्ति की आज़ादी को बाधित करने के लिए हिंसात्मक, शारीरिक और मौखिक कृत्यों को जायज ठहराया जा सकता है? सरकार द्वारा इस प्रकार कदम उठाए जाते हैं, तो इसके संदर्भ में चीज़ों को देखने की जरूरत है। थोड़ा सा पॉइंट आप लोग यहाँ अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के संदर्भ में आप लोगों को बातें देख लेनी है। 19 जो आर्टिकल है भारतीय संविधान का, लिखित और मौखिक रूप से अपना मत प्रकट करने के लिए व्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार प्रदान करता है या प्रावधान दिया गया है। भारत के सभी नागरिकों को विचार करने, भाषण देने और अपने और अन्य व्यक्तियों विचारों को प्रचार की स्वतंत्रता प्रदान करता है आर्टिकल 19। इसके संदर्भ में आपको फिर नेक्स्ट है प्रेस, जो पत्रकारिता है उसके विचारों को प्रचार एक साधन है, इसलिए अनुच्छेद 19 को प्रेस की स्वतंत्रता भी सम्मिलित की गई थी इसमें 19 में। नोट आप लोग को याद रखना है, यहाँ व्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार निरपेक्ष नहीं है, यह युक्तिक निबंधनों के साथ है। अनुच्छेद 19(2) का जो बंद है, इन अधिकारों को सीमित किया गया है, युक्तिक उस पर प्रतिबंध लगाए गए हैं। तो प्रतिबंध किस रूप से हो सकते हैं? भारत की एकता, अखंडता, संप्रभुता के खतरे की स्थिति, वैदेशिक संबंधों के प्रतिकूल प्रभाव की स्थिति और न्यायालय की अवमानना की स्थिति में इस पर अधिकार युक्ति प्रतिबंध लगाए जा सकते हैं। पर इन सब मामलों के लिए
किस रूप से प्रतिबंध होंगे। तो इसको दोनों आपको न्यूज़ को कवर करके दैनिक जागरण जो राष्ट्रद्रोह और राजद्रोह के संदर्भ में आर्टिकल 19 की जहां चर्चा की गई थी, साथ ही इस न्यूज़ को कवर करके आप लोग विस्तृत नोट बनाइएगा। आप लोग आगामी जो भी एग्जाम मेंस होंगे उसके संदर्भ में महत्वपूर्ण हो जाएंगे। और जिनका इंटरव्यू इसके संदर्भ में होगा उस वक्त अगर ये इस प्रकार का न्यूज़ चर्चा में होगा तो उनके लिए जरूर महत्वपूर्ण हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट न्यूज़ क्या है। नेक्स्ट न्यूज़ आप लोगों को इस न्यूज़ को पीटी फैक्ट के रूप में कवर कर लेना है। सोना मुखी, जब अफगानिस्तान में का जो लोग टोपी पहनते हैं उसकी एक सोना मुखी एक पगड़ी है का जो बंगाल में जो बंगाल के बाकुंडा जिले में आपको सोनामुखी एक सिल्क ग्राम है के नाम से जाना जाता है। वहाँ पर ये चीज़ें निर्यात की जाती है अफगान को। तो ये प्रभावित हुआ तो ये चर्चा में आया है, तो इसके संदर्भ आप लोग याद रखिएगा। इससे आपको पीटी फैक्ट के रूप में पूछा जा सकता है। नेक्स्ट आपको यहाँ नीचे आने चाहिए, ये आप लोग को आर्टिकल आज जरूर पढ़नी चाहिए। विभाजन विभीषिका का स्मरण करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, इसके संदर्भ में विकास शाश्वत जी का एक लेख आया है, उसे जरूर पढ़ना चाहिए। आज़ादी के बाद बहुत सी चीज़ें हमसे छिपाई गई हैं, जिसमें आपको विभाजन किस रूप से प्रभावी था, असंभावी था, उन चीज़ों को समझना। विभाजन की विभीषिका किस रूप से प्रभावी रही, किस रूप से वो किस स्तर तक था संदर्भित। बहुत से किताबें एनसीईआरटी जो है एनसीईआरटी में बहुत सी चीज़ें आपको ऐसे मिलेगी जो केवल अहिंसा पर मार्ग पर अपनाए गए, जो स्वतंत्रता संग्राम जो चलाए गए उसके संदर्भित चीज़ों को बताया गया है। जो हमारे क्रांतिकारी आंदोलन थे, क्रांतिकारी आंदोलन जो किया गया उसे उग्रवाद के रूप में नाम दिया गया। आप लोग समझ सकते हैं कितनी चीज़ें आप लोगों को मिसगाइड हम लोगों को किया गया। इस पर पुनः विचार करने का समय आया है या उसके संदर्भ में चीज़ें हैं कि कब तक हम क्रांतिकारी आंदोलनकारी को आप उग्रवाद के संदर्भ में, उग्रवाद भले ब्रिटिश सरकार के लिए उग्रवाद हो सकता है जो हमारे यहाँ शासन कर रही थी, पर भारतीय शासकों के लिए क्रांतिकारी आंदोलन जो होता है तो ये आपको उग्रवाद की संज्ञा इसमें कैसे दी जा सकती है। तो इन्हीं सब चीज़ों पर ज़रूरी है कि पूर्वावलोकन होना चाहिए बहुत से टॉपिक पर। तो आप लोग इस सब चीज़ों को देख सकते हैं, इन सब न्यूज़ों से जो आर्टिकल छपा है इसमें दिया गया उससे चीज़ों को समझ सकते हैं। नेक्स्ट है आप लोग को, ये आज तो बहुत महत्वपूर्ण है, स्वच्छ संसद अभियान की आवश्यकता है कि संसद में जो भी व्यक्ति चुन के जाएं वो उनकी छवि बेहतर हो, स्वच्छ हो, वो किसी प्रकार से केस से बरी रहें, किसी भी प्रकार से केस में वो उनकी संलिप्तता न रहे। इसके संदर्भ में एक लेख आया है सौरभ जैन जी का, जो आपको बहुत ही बेहतर डाटा के साथ आप लोगों को लेकर आए हैं। इसके साथ ही दैनिक जागरण न्यूज एनालिसिस जो कराया गया था राजनीति में अपराधीकरण, वहाँ पर बहुत सारे डाटे को आप लोगों को कवर कराया गया था। तो उस वीडियो को आप लोग देखिए, साथ ही उस वीडियो के साथ इसे आप लोग कवर कीजिएगा, तो टाइप कीजिए, चीज़ों को समझ पाइएगा। पीटी प्लस मेंस प्लस इंटरव्यू ओरिएंट चीज़ों को कर पाइएगा, तैयारी हो जाएगा। उसके संदर्भ में चलिए आगे देखिए। आगे आप लोगों को और भी चीज़ें हैं जो पीटी फैक्ट के रूप में मेंस और इंटरव्यू के रूप में देखने की ज़रूरत है। जैसे जमकर लोन बांटने को तैयार है केंद्र सरकार, जो माइक्रो फाइनेंस होती है इंस्टीट्यूशंस उसके लिए। देखिए यहाँ पर दिया गया है माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस जो है उनके लिए जमकर लोन बांटा जाएगा। इसके संदर्भ में सीतारमन जी द्वारा, जो हमारे वित्त मंत्री, उनके द्वारा बात की गई है। तो इसके संदर्भ में बहुत सी चीज़ें आपको दी गई है, न्यूज़ में आप लोग कवर कर लीजिएगा। और चलिए इसका की पॉइंट देखते हैं क्या है। इसके साथ ही आज का जो दैनिक जागरण होगा वो समाप्त हो जाएगा। सूक्ष्म वित्त संस्था कौन होता है, माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन कौन होता है, उसके देख लेते हैं। इसके संदर्भ में अलग अलग देशों में अलग अलग व्याख्या होती है, अलग अलग तरीके से इससे बांटा जाता है कौन सा सूक्ष्म वित्त है। नोबेल पुरस्कार विजेता मोहम्मद यूनुस ने वर्ष 1976 में ग्रामीण बैंक बांग्लादेश की स्थापना के साथ आधुनिक MFI की नींव रखी थी, श्रेय दिया गया था और उसके लिए उन्हें नोबेल पुरस्कार भी दिया गया। तो इसके संदर्भ में पहली बार इस कब सामने आया। भारत में 1 लाख रुपए से कम सभी ऋणों को माइक्रो लोन या सूक्ष्म रूप लोन माना जाता है, ऋण माना जाता है। तो कितना, 1 लाख से कम, 1 लाख से अधिक होगा तो उसे आप लोग को मध्य या उससे और अधिक होगा तो बिग लोन माना जाता है।
इसकी सेवाओं में सूक्ष्म ऋण, सूक्ष्म बचत और सूक्ष्म बीमा भी शामिल किया जाता है। तो माइक्रो फाइनेंस इस रूप से भारत में काम करता है। भारत में माइक्रो फाइनेंस संस्थाएं गैर सरकारी संगठनों जैसे समाज या ट्रस्टों के रूप में पंजीकृत है। धारा 25 कंपनी की धारा, जो कंपनी एक्ट है उसकी धारा 25, और गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी है एमएफ, जो जिसे बोला जाता है MBFC जिसे बोला जाता है, जिस पर RBI द्वारा बहुत बार कार्य किया जा रहा है, नाबार्ड द्वारा कार्य किया जा रहा है, तो इससे संबंधित रूप में मौजूद हैं। तो माइक्रो फाइनेंस कहाँ से आते हैं? गैर सरकारी संगठन हो सकते हैं। धारा 25 में अधिसूचित जो कंपनियां होंगी, गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियां भी शामिल होती हैं, वो माइक्रो फाइनेंस करती हैं। वाणिज्यिक बैंक, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, सहकारी समिति या अन्य बड़े ऋणदाता जो MFI है के लिए पूर्ण वित्त सुविधा प्रदान करती है, एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। इसके साथ इनके द्वारा जो अधिसूचित MSP होती है वो भी आपको दे सकती है। माइक्रो फाइनेंस जो संस्थाएं होंगी वो भी आपको कार्य करती है। सूक्ष्म वित्त संस्थाएं उन कंपनियों को कहा जाता है जो निम्न आय वर्ग के लोग अपना व्यवसाय शुरू करने के लिए सस्ती ब्याज दरों पर कर्ज उपलब्ध कराती है। तो यहाँ सूक्ष्म वित्त कहने का अर्थ सस्ती ब्याज दर, पर इसका हकीकत में कुछ और भी है, आगे बात की जाएगी। सस्ती ब्याज दर बोला जाता है पर ये चीज़ें देखने को मिलती है। MFI वित्तीय कंपनियां उन छोटे ऋण प्रदान करती है, लोगों को छोटे ऋण प्रदान करती है समाज से वंचित और कमजोर वर्गों से है, जिनके पास बैंकिंग सुविधाओं तक पहुंच उपलब्ध नहीं है। जब जन धन खाता नहीं था उस समय इसकी व्यापकता बढ़ गई थी, पर जब जन धन खाता जब आया, जब लोग बैंकों से जुड़ने लगे तो इसके साथ यह टाई अप हो गया। तो उसके संदर्भ में चीज़ों को देखने की जरूरत है। पिछले कुछ दशकों में माइक्रो फाइनेंस क्षेत्र में तेजी से वृद्धि हुआ या बढ़ा है। वर्तमान में इसके पास भारत गरीब जन आबादी उसका 102 मिलियन खाते हैं, बैंकों और छोटे वित्त बैंकों सहित। अगर बैंकों में मिला लिया जाए, जन धन खाता संदर्भित बातें की जा रही है उनको, और छोटे वित्त जो बैंक है उसको अगर दोनों को मिला लिया जाए तो भारत में 102 मिलियन आपको खाते हैं माइक्रो फाइनेंस से संबंधित। विभिन्न प्रकार के वित्तीय सेवाओं को प्रदाता के रूप में उभरे हैं, जैसे गैर सरकारी संगठन, सहकारिता, स्वयं सहायता समूह, क्रेडिट यूनियन, सामुदायिक आधिकारिक विकास संस्थान, वाणिज्यिक और राज्य बैंक, बीमा, क्रेडिट कार्ड कंपनियां और डाकघर आदि विभिन्न प्रकार के वित्तीय सेवा प्रदाता के रूप में उभर के सामने आए हैं जब से माइक्रो फाइनेंस की बात की जा रही है, क्योंकि छोटे छोटे ऋणों की बात की जाती है। भारत में नोट आप लोग याद रखना है क्या, भारत में गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियां जो नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनियां होती है, और MFI जो माइक्रो फाइनेंस को रिजर्व बैंक गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूट रिजर्व बैंक निर्देश 2011 द्वारा नियमन करती है। तो ये किसके द्वारा नियमन होती है? 2011 के दिशा निर्देश द्वारा, एक्ट नहीं है, एक्ट के संदर्भ में नहीं है, ये निर्देश है RBI का, उसके द्वारा निर्देशित होती है। दोनों गैर बैंकिंग कंपनियां और MSP जो है MFI जो है माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूट, इस दिशा निर्देश द्वारा नियमन उनका किया जाता है। उनका रख रखाव, उसका क्या नियम होना चाहिए, उनकी क्या छूट दी जाए, उनको वित्त का प्रबंधन किस रूप से किया जाना, कौन सा बैंकिंग प्रणाली किस रूप से अपनाई जानी चाहिए। इन संस्थानों द्वारा वसूली गई ब्याज दर वाणिज्यिक बैंकों की जो बैंक होते हैं उनकी तुलना में काफ़ी अधिक होता है। व्यापक तौर पर यह 10 से 30% तक का अधिक पर दर ऋण देते हैं। जो ब्याज दर होता है उनका इनका MFI माइक्रो फाइनेंस का इंस्टीट्यूट जो होता है उनका 10 से 30% तक होता है। तो समझ सकते हैं कितनी बड़ी ब्याज दर होती है। और इनके जबरन वसूली जैसे कार्यों में लिप्त पाए गए हैं कुछ डाटा के अनुसार। तो देख सकते हैं इसका ड्रॉबैक है ये कि 10 से 30%। वाणिज्यिक बैंक आपको 6.6, 7.8 पॉइंट इसके आसपास हार्डली रहता है, और वो बदलता रहता है। जैसे रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट बदलेगा उसके अनुसार बैंक रेट बदलेगा, उसके अनुसार ये बदलता है। तो आप समझ सकते हैं कि कितनी बड़ी राशि ये ब्याज दर के रूप में वसूलती है। तो माइक्रो फाइनेंस के संदर्भ में इन सुधार करने की जरूरत है। इसके संदर्भ में एक मालेगाम समिति बनी थी, उसे आप लोग को याद रखनी चाहिए। RBI ने माइक्रो फाइनेंस संस्थानों की निगरानी के लिए, जिसे मालेगाम समिति कहते, गठित की थी, उसे गठित किया गया था। उन समिति का उद्देश्य क्या था? प्राथमिक ग्राहकों की शिकायतों
जिसके कारण संकट खड़ा हुआ है कि फंड रिलीज नहीं होता है, जिसमें बलपूर्वक उगाही कार्य, अत्यधिक ब्याज दरों जैसे मुद्दों को सुनना था। तो आप देख सकते हैं अभी मैंने जैसे चर्चा किया नोट में कि जबरन वसूली की जाती है, फिर 10 से 30% का ब्याज दर लिया जाता है। तो इसके संदर्भ में मालेगाम जो समिति थी उसकी गठित की थी। इस समिति ने वर्ष 2011 में अपनी सिफारिशें सरकार को दी थी। भारत के शीर्ष 5 माइक्रो फाइनेंस कंपनियां, उसे आप लोगों को जाननी चाहिए। बहुत सी फाइनेंस कंपनियां हैं, कम से कम 5 को जाननी चाहिए जो वित्त प्रबंधन करती है माइक्रो फाइनेंस के रूप में। आपको एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो अन्नपूर्णा माइक्रो फाइनेंस, आपको बीपीएससी प्रोजेक्ट मैनेजर में भी यह प्रश्न पूछा गया, माइक्रो फाइनेंस कौन करती है, कंपनी नहीं करती है। तो अटल पेंशन योजना थी। तो इसके संदर्भ में आप लोगों को बातें देखनी है। तो देखिए, अन्नपूर्णा माइक्रो फाइनेंस प्राइवेट लिमिटेड, आरोहण फाइनेंशियल सर्विस प्राइवेट लिमिटेड, आशीर्वाद माइक्रो फाइनेंस प्राइवेट लिमिटेड, बंधन फाइनेंशियल सर्विस प्राइवेट लिमिटेड। बंधन का बहुत नाम सुने होंगे, बार बार चर्चा में रहता है। इसी तरह BSS माइक्रो फाइनेंस प्राइवेट लिमिटेड है। आप लोग को इस प्रकार, फिर मुथूट फाइनेंस जो लिमिटेड है वो भी आप लोग को इस प्रकार से देखने को मिलेगा। इस तरह बहुत से माइक्रो फाइनेंस है, तो उस पर देखने की जरूरत है। चलिए, मेंस मॉडल आप लोग टेलीग्राम पर सेंड कर सकते हैं, अपना आंसर लिख कर चीज़ों को आप लोग समझ सकते हैं और क्या है नहीं है, आप लोगों को चीज़ों को देखनी है तो अपना आकलन कर सकते हैं। तो क्या है मेंस मॉडल देख लेते हैं। माइक्रो फाइनेंस जो इंस्टीट्यूट है को एक अस्थाई और सस्टेनेबल माइक्रो फाइनेंस मॉडल बनाने पर बल देते हुए इसे और भी अधिक सशक्त बनाने की आवश्यकता है। एक अस्थाई, जब ये छोटे ऋण अधिक लोगों तक जुटता है तो इसे और भी सशक्त बनाने की जरूरत है। सस्टेनेबल जो माइक्रो फाइनेंस होता है तो उसे उस रूप से विकसित करने के लिए बल देने की आवश्यकता है। तो सरकार द्वारा उठाए गए विभिन्न प्रयासों के संदर्भ में युक्त विवेचना करिए। तो ये किस रूप से और भी इसे सशक्त बनाया जाए तो उसके संदर्भ में चर्चा करना है। तो टेलीग्राम पर आप लोग डिस्क्रिप्शन जो बॉक्स है वहाँ लिंक दिया रहता है, आप लोग वहाँ से ऐड हो सकते हैं और अपना आंसर सेंड करिए। इसका पीटी मॉडल बहुत बन सकता है, बहुत से पीटी को यहाँ से इरेज किया जा सकता है पीटी क्वेश्चन को, पर मुख्य रूप से सूक्ष्म वित्त संस्थाएं किस रूप से विनियमन किया जाता है और सूक्ष्म वित्त जो संस्थाएं हैं किस प्रकार सेवाओं को में शामिल किया जाता है, किस प्रकार की सेवाएं उसको दी जाती है। तो आपको इससे संदर्भित पीटी प्रश्न पूछे जा सकते हैं। इसी के साथ आज का दैनिक न्यूज एनालिसिस इतना ही है। उसके साथ ही कल के न्यूज़ तक मैं अमरविंद आप लोगों से विदा लेता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद।